हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको पता ही होगा हेटेरोस्पोरी जो है एक ऐसा लक्षण था, कैरेक्टर था वेस्कुलर प्लांट का, जहाँ से सीड हैबिट ओरिजिनेट हुई है। बीजीय प्रकृति जो है वहीं से स्टार्ट हुई है। जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी हो गए और ब्रायोफाइट्स है, तो उसमें बीज नहीं बनते हैं सीड, लेकिन बीज बनना स्टार्ट होता है जिम्नोस्पर्म से। और इसकी जो ओरिजिन है, बीज बनने की प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है हमको टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट्स के दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। एक तो हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट, किस तरह से हेटेरोस्पोरी की ओरिजिन हुई, सीड हैबिट का ओरिजिन कैसे हुआ। और दूसरा क्वेश्चन बनता है स्टीलर सिस्टम का। जो चीज़ जिस फाइलम से ओरिजिनेट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, उसका यूनिक फीचर होता है। तो सबसे पहले स्टीलर सिस्टम भी टेरिडोफाइट से ओरिजिनेट हुआ, जो कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ तक आके रुका। वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिलते हैं। और हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट ये भी टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका, इस पर क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो हेटेरोस्पोरी की अगर बात करें, शब्द से ही लगता है हेटेरो मतलब इसमें दो प्रकार के इसमें गैमीट बनेंगे दो टाइप के। एक तो होगा मेगा स्पोर जो कि फीमेल गैमीट होता है, और एक होगा माइक्रो स्पोर। हिंदी में इसको लघु बीजाणु और इसको बृहद बीजाणु या गुरु बीजाणु बोला जाता है। हेटेरोस्पोरी, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट प्रिमिटिव टाइप के हैं उसमें मैक्सिमम होमोस्पोरस होते हैं, उसमें छोटा और बड़ा मेल और फीमेल गैमीट नहीं मिलेगा आपको। हेटेरोस्पोरी कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे साल्विनिया है, सिलेंजिनेला, एजोला, आगे आपको बताएंगे हम। जो 9 ऐसी स्पीसीज हैं, जेनरा 9, जिनमें आपको देखने को मिलेगी हेटेरोस्पोरी। तो मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट्स थे वो होमोस्पोरस थे, मतलब उसमें मेल और फीमेल गैमीट जो था उनका साइज सेम था। उसमें माइक्रो और मेगा हम नहीं यूज करते हैं, सीधे गैमीट वर्ड यूज किया जाता है। बट सम प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स डिफरेंट इन साइज। ठीक है, तो उनका साइज डिफरेंट होता है। एक में मतलब एक स्मॉल होगा जिसको हम माइक्रोस्पोर कहेंगे, या फिर पोलन ग्रेन्स आप कह सकते हो लघु बीजाणु को, जो कि मेल गैमीट का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा लार्ज होगा और उसको हम मेगा स्पोर बोलेंगे। तो द स्मॉलेस्ट स्पोर आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर, या इसी को हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में भी बोल देते हैं। एंड द लार्जर वंस मेगा स्पोर, इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर को फीमेल गैमीट। अब किस तरह से मतलब टेरिडोफाइट में ये माइक्रो और मेगा बनने स्टार्ट हुए, इसको भी आगे देखेंगे। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे ओरिजिन हुई, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं। उसके बाद में हम सीड हैबिट पे आएंगे। द फिनोमिना where 2 types of spores differing in size, structure and function are found on the same plant is known as heterospory। ये इसकी डिफिनेशन है। ऐसी फिनोमिना जो 2 टाइप के स्पोर बनाती है, जो कि साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट होते हैं और एक ही प्लांट पे लगते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी इज नोन इन 9 जेनरा ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट के 9 ऐसे जेनरा हैं जिसमें मिलेगा। इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो आपके ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो सिलेंजिनेला हो गया, सेल्विनिया हो गया, एजोला हो गया और मार्सिलिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके, और आइसोइट्स। ये 5 जेनरा जो 6 हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 9 याद रख सको 9 याद कर लो, लेकिन आपको लॉन्ग में लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये जरूर लिखना है कि 9 जेनरा में टेरिडोफाइट के ऐसे हैं जिनमें हेटेरोस्पोरी
ज्ञात है, और उसमें से 2-3 आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख दोगे, जैसे कि सिलेंजिलेना, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया। अगर 4 भी लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, पूरा मिलेगा। और जैसे कि स्टाइलिट्स है इसमें, पिलुलेरिया, रेग्निलीडम, ठीक है, और प्लेटिजोमा, ये ऐसी जेनरा हैं जिनमें हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। सम ऑफ दिस जेनरा आल्सो नियरली अप्रोच टू सीड हैबिट। इनमें से जैसे कि सिलेंजिलेला की बात करें, एजोला है, साल्विनिया है, मार्सिलिया है, तो इनमें धीरे धीरे सीड हैबिट की प्रवृत्ति यहीं से दिखनी स्टार्ट हो गई थी। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी। आपको समझ में आ गया होगा हेटेरोस्पोरी है क्या। हेटेरोस्पोरी का मतलब यही होता है एक ही प्लांट पे, सेम प्लांट पे 2 प्रकार के गैमीट का फॉर्मेशन, छोटा और बड़ा, दोनों फंक्शन, स्ट्रक्चर और साइज में डिफरेंट हों, एक ही प्लांट पे बन रहे हों, मेल और फीमेल गैमीट, उसको हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। इसके ओरिजिन कैसे हुई, तो ओरिजिन के इसके 3 एविडेंस अभी तक मिले हैं। एक तो है पेलियो बोटेनिकल एविडेंसेस ऑफ हेटेरोस्पोरी, दूसरा है एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडी। डेवलपमेंटल स्टडी मतलब जो विकासीय अध्ययन किया गया प्लांटों का, उससे पता चला, एविडेंस मिला। और दूसरा है एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये तो भाई इसको तो हम 100% मानेंगे ही, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया have show that heterospore originated due to न्यूट्रिशनल फैक्टर। ये क्या मतलब है, न्यूट्रिशनल फैक्टर। सिलेंजिनेला और मार्सिलिया का जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई तो इससे पता चला कि ये जो हेटेरोस्पोरी के फिनोमिना है ये आखिरकार कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो इसका न्यूट्रिशनल फैक्टर से बहुत बड़ा रिलेशन पाया गया। इसका मतलब क्या है, जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर साइज में छोटा होता है और मेगास्पोर जो है वो बड़ा होता है। तो जो माइक्रोस्पोर है ये जब लिमिटेड, जहाँ मेल गैमीट बनेगा वहाँ लिमिटेड न्यूट्रिशन मिलेगा, तब वो छोटा ही साइज में रह जाएगा, बन जाएगा माइक्रोस्पोर। और जहाँ पे अनलिमिटेड न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा वो सेल्स फूल जाएंगी और उससे बनेगा मेगास्पोर। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल फैक्टर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस तो है ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे हम प्लांट को बाहर से ही डिटरमाइन कर सकते हैं, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको देख के, ठीक है, मेल और फीमेल वाले पार्ट को। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड हैबिट is that the megaspore is retained by the present parent even after fertilization। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बने, इनमें से माइक्रोस्पोर जो होता है पोलन ग्रेन, वो लिबरेट कर जाता है अपने जहाँ स्थान पे होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है मेगास्पोर, ये अपने पोजीशन को रिटेन किए रहता है। जो पेरेंट होता है, पेरेंट जिसमें वो है मेगास्पोर फीमेल वाले पार्ट में, वहाँ पे रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद तक अगर मेगास्पोर वहाँ नहीं बना रहता तो बीज कैसे बनता। भाई कोई फ्लावर है, उसके अंदर ओवरी होगा और पुंकेसर होंगे। एक जनरल फ्लावर हम देख लेते हैं, इस तरह से अंडाशय होगा एक, ये वर्तिकाग्र स्टाइल आप लोग पढ़े होंगे सब, यहाँ से पुंकेसर लगे होते हैं, यहाँ बनेगा पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, वो जाके यहाँ पे वर्तिका पे जाएगा और इससे अंदर पराग ट्यूब बनाएगा। पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब बनेगी, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ओव्यूल, जिसको बीजांड बोलते हैं। तो ये वहाँ यहाँ पे जाके मेगास्पोर कहाँ होंगे, जो अंडाशय है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, यहाँ पे मेगास्पोर होता है, और यहाँ से माइक्रोस्पोर जाएगा। तो माइक्रोस्पोर तो अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहा है, लेकिन मेगास्पोर फर्टिलाइजेशन, जब ये माइक्रोस्पोर जाएगा मेगास्पोर से फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये मेगास्पोर का पोजीशन बदलता नहीं है। इसीलिए तो ये जो ओवरी होती है अंडाशय, ये फल में बदल जाएगी आगे चलकर, और इस फल के अंदर बीज होंगे। जैसे अमरूद है, बहुत सारे फल आप खाते हो, उसमें देखो बीज होते हैं, क्या होता है, वो फर्टिलाइज ओव्यूल ही होता है। उसके अंदर ओव्यूल के अंदर जो ये मेगास्पोर है ये भ्रूण बन जाता है आगे, तो ये अपनी पोजीशन को रिटेन किए रहता है। तो ये बहुत बड़ा जो है हेटेरोस्पोरी एक अच्छा कैरेक्टर मान सकते हैं हम, किसके लिए, सीड बनने के लिए।
वो भी फ्रूट के अंदर, ठीक है। दीज, अब आता है थर्ड वाला, थर्ड इसका एविडेंस है, इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज नॉट अफेक्टेड बाई इकोलॉजिकल फैक्टर्स एज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंटली ग्रोविंग गैमेटोफाइट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है ये हेटेरोस्पोरी के थ्रू जो जर्मिनेट होते हैं, दो प्रकार के, मेल और फीमेल, ये नया अपना प्लांट बनाते हैं और इस पर किसी भी प्रकार का इकोलॉजिकल फैक्टर दबाव नहीं डाल पाते हैं, खुद ही फोटोसिंथेसिस आगे करते हैं और इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं। अब आता है सीड हैबिट। सीड हैबिट किसका परिणाम है? हेटेरोस्पोरी का ही परिणाम है। हेटेरोस्पोरी अगर नहीं आई होती तो सीड हैबिट का कोई मतलब ही नहीं रहता। फर्स्ट इवेलुएट सीड हैबिट इन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहने का मतलब है टेरिडोफाइट। वैसे क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है उसमें ब्रायोफाइट भी आ जाते हैं, लेकिन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम बोला जा रहा है, मतलब वेस्कुलर वर्ड हम सबसे पहले टेरिडोफाइट से ही यूज करते हैं। स्टीलर सिस्टम भी हम अगला लाएंगे लेक्चर। सीड बेयरिंग प्लांट्स कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। ऐसे प्लांट जिनमें सीड होते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। द स्पर्मेटोफाइट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं और मेगास्पोर, ठीक। तो पोलन ग्रेन जैसे ही कोई स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट में होता नहीं है असल में, लेकिन पोलन ग्रेन बनना कहाँ से स्टार्ट होता है? जिम्नोस्पर्म से। लेकिन इसकी जो ओरिजिनेट होने की हैबिट है वो हमको टेरिडोफाइट से ही दिखने लगती है, कि कुछ कुछ कैरेक्टर वहीं से मिलते जुलते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट से हुआ है। एंड एंजियोस्पर्म देयर इज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर विच इज नॉट लिबरेटेड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल से बाहर निकल के नहीं जाता है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट और oospore। आपको पता है ये जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, which eventually develops into embryo inside the ovule. The embryo and the rest of the gametophytic tissue form the seed। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब मेल और फीमेल गैमेट से जाइगोट तो बनता था, लेकिन एम्ब्रियो जो था, जैसे कि एल्गी की बात करें तो एल्गी में जाइगोट कहाँ बनता था? एल्गी में जाइगोट जो पानी होता है, जल होता है, वाटर की सतह पे बन जाता है, और वो किसी तरह के ओव्यूल के अंदर तो होता नहीं। ओव्यूल जैसी संरचनाएं तो हमको मिलती नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म से देखना मिलता है। तो सीड की जो हैबिट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? मेनली अगर देखा जाए तो ओरिजिन इसकी टेरिडोफाइट से हुई है, लेकिन मुख्य रूप से प्रेजेंट कहाँ पे हुई है, उपस्थिति कहाँ से इसकी आई है? जिम्नोस्पर्म से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, जाइगोट बनाएंगे, वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनसाइड द ओव्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ओव्यूल ही बीज में परिवर्तित हो जाएगा। द एम्ब्रियो एंड द रेस्ट ऑफ गैमेटोफिटिक टिश्यू फॉर्म सीड, ठीक है। तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के जो गैमेटोफिटिक टिश्यू हैं, इंटेगुमेंट जो होता है, ओव्यूल का आप स्ट्रक्चर जानते होंगे, तो उसमें जो बाहर की लेयर होती है वो इंटेगुमेंट होती है, वो कवरिंग बनाता है सीड का। और अंदर जो आपका मेगास्पोर है जिससे कि माइक्रोस्कोप फर्टिलाइज किया है, माइक्रोस्पोर, वो एम्ब्रियो बन जाता है आगे चलकर। रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड आर एज फॉलोज। सीड बनने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि दो प्रकार के उसमें क्या होने चाहिए? स्पोर होने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि दो टाइप के उसमें क्या होने चाहिए? स्पोर बने। दूसरा रिक्वायरमेंट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर्स टू 1 पर मेगास्पोरेंजियम। तो आपको पता है जब म्यूसिस होता है मेगास्पोर मदर सेल में तो 4 बनते हैं मेगास्पोर, लेकिन 4 में से ओनली 1 ही फंक्शनल रहता है, 3 रेड्यूस हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन। अगला इसका जो रिक्वायरमेंट है सीड बनने के लिए, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम अंटिल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक मेगास्पोर को अपना पोजीशन जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनाए रखना पड़ेगा, रिटेन करके रखना पड़ेगा। चौथा इसका जो रिक्वायरमेंट है वो है इलेबोरेशन ऑफ द एपिकल
पार्ट ऑफ मेगास्पोरेंजियम टू रिसीव माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। ठीक है, तो वो इसके लिए जो है एपिकल पार्ट जो है मेगास्पोर का, मेगास्पोर बोलते हैं तो मतलब जो माइक्रोपाइल एंड होता है, जो आप पढ़े होगे चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड ओव्यूल में, तो वो भी होना चाहिए, वरना जब रिसीव ही नहीं कर पाएगा माइक्रोस्पोर को तो वहाँ फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट इसका जो है रिक्वायरमेंट सीड बनने का वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे न्यूट्रिशन तो आवश्यक ही है, तो आप सबको पता ही है, वरना वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो ये था सीड हैबिट और हेटेरोस्पोरी। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये जितना मैंने नोट करवाया है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिखवाया है, बुक में तो काफ़ी सारा लिखा होता है, मैंने उसका बस कंक्लूजन निकाल के इसमें रख दिया है। इस नोट से आप याद करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें ब्रॉड मैंने नहीं लिखा है, जो मेन पॉइंट हैं उन्हीं को उनमें इंक्लूड किया गया है। इतना आप लिख के आओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होगा, जितने मार्क्स का होगा पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास जो बॉटनी की होगी उसमें हम स्टीलर सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ टेरिडोफाइट में, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, उस पर डिस्कशन करेंगे, पूरा नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो पूरे फोकस के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।